Assalamualaikum and warm welcome to our channel Learning is Power. In today's video we will discuss about relative abundance of isotopes. In previous video we have discussed about isotopes, so you should watch previous video before watching this so that to learn this topic easily. तो बच्चों आइसोटोप्स के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। आइसोटोप्स का हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल भी थोड़ी एक आधे दे देता हूँ, बाकी आप इतनी वीडियो से अच्छी तरह वो समझ सकते हैं। कार्बन की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कि कार्बन के एलिमेंट जो है उसमें ये उसके हमारे आइसोटोप्स होते हैं, जिनका ये नीचे वाला जो है ये एटॉमिक नंबर है जो कि सेम है, और ये जो ऊपर वाला है वो हमारे पास एटॉमिक मास होता है जो कि डिफरेंट है। तो इस तरह हर एलिमेंट के एटम का ये ध्यान में रहना चाहिए कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। हर सेम एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इस तरह कार्बन का इधर एटॉमिक नंबर आपके सामने है वो सेम है और जो एटॉमिक मास है कार्बन का वो डिफरेंट है। इस तरह हर सेम एलिमेंट के एटम का हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास जो होता है हर सेम एलिमेंट के एटम्स का वो मुख्तलिफ होता है। हर सेम एलिमेंट के एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है और हर सेम एलिमेंट के एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेम एलिमेंट जो है वो सेम होता है। हर सेम एलिमेंट के एटम्स का जो होता है एटॉमिक नंबर वो सेम होता है और जो मास नंबर होता है, मास नंबर ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ एटम वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको उम्मीद है ये अब आइसोटोप्स की समझ आ गई होगी बेसिक की। बाकी थोड़ी समझना है तो पिछली वीडियो देखें कि सेम एलिमेंट ऑफ एटम जो होते हैं वो जो सेम एलिमेंट ऑफ एटम होते हैं उनके जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। एक एटम का, एक एलिमेंट का जो एटम होते हैं वो क्या होता है, उसका सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है सेम एलिमेंट के एटम्स का वो सेम होता है और मास नंबर जो होता है सेम एलिमेंट के एटम्स का वो मुख्तलिफ होता है। तो ये था बच्चों आइसोटोप्स। आज हम इसकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेटिव अबंडेंस की पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है। तो रिलेटिव अबंडेंस भी बच्चों बहुत सिंपल सा है कि एक जो एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की जो परसेंटेज नेचुरल अकरेंस होती है वो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस होती है। जैसे कार्बन 12 है, इसकी आप नेचर में कितनी अकरेंस है, कार्बन 13 से इसकी कितनी है, कार्बन 14 से इसकी कितनी है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रिलेटिव अबंडेंस होगी सेम ऑफ आइसोटोप्स। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिख के बता देता हूँ। द परसेंटेज नेचुरल occurrence, the percentage natural occurrence of different isotopes of an element is called their relative abundance। तो सिंपल सा बच्चों इसकी डेफिनेशन है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या है कि एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की जो परसेंटेज नेचुरल अकरेंस होती है वो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स होती है। अब इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो एग्जांपल की जहाँ तक बात है, पहले मैं हाइड्रोजन से शुरू करूंगा। तो नेचुरल अबंडेंस जो होती है बच्चों हाइड्रोजन की आइसोटोप्स की, तो हाइड्रोजन 1 जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, हाइड्रोजन 2 जिसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं और हाइड्रोजन 3 जिसको हम ट्राइटियम कहते हैं।
तो इसमें बच्चों जो हमारे पास बेसिक होते हैं जो आपकी बुक में भी यूज हुए हैं वो हमारे पास ये होता है प्रोटियम और डियोट्रियम। तो जो प्रोटियम होती है बच्चों इसकी जो हमारे पास नेचुरल अबंडेंस होती है वो हमारे पास होती है 99.985%, यानी कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ प्रोटियम आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन वो है ये 99.985%। और जो डियोट्रियम होती है उसकी जो होती है रिलेटिव अबंडेंस होती है वो होती है 0.015%। तो ये दो आपकी बुक में दी हुई है हाइड्रोजन की। तो आप बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बाद हम इसके कुछ जो है प्रॉपर्टीज के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि जो सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक नेचुरल अबंडेंस होती है। तो एक्सप्लेनेशन में हम आप जाते हैं, इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स हमारे पास क्या होती है कि ये जो डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट की जो नेचुरल अकरेंस की परसेंटेज है उसको हम एक्सप्लेन आप करते हैं कि इसके हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो बच्चों ये जो है एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी अपनी एक नेचुरल अबंडेंस होती है। तो आइसोटोप्स of all elements have their own natural abundance। हर एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास है बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के लिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आइसोटोप्स की डिफरेंट एलिमेंट की वो डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की आइसोटोप्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि वो सिंपल नहीं होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन of isotopes of different elements is different and complex। तो आइसोटोप्स के जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटोप्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिफरेंट होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप के लिए कि जो मासेस एंड अबंडेंस होती है, जो आइसोटोप्स की मास और अबंडेंस होती है वो एक एलिमेंट की होती है। मास और अबंडेंस जो होती है वो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो द मासेस एंड अबंडेंस of isotopes of an element can be determined by मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो डिफरेंट जो होते हैं हमारे पास जो एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, एक एलिमेंट के जो
आइसोटोप्स होती हैं उनके मासेस और अबंडेंस के बारे में हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता लगा सकते हैं कि एक एलिमेंट जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनका मास कितना है और उनकी अबंडेंस कितनी है। तो इसके लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं, जिस पे इंशाल्लाह डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का। वो ये है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो होती हैं वो जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होता है उससे मिलती हैं। यानी कि अब हमारे पास जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास प्रोटियम और ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम। तो इसमें जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होगी वो हमारे पास ज्यादातर प्रोटियम से मैच करेंगी, क्योंकि प्रोटियम की अबंडेंस ज्यादा है हाइड्रोजन में। तो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको ये पॉइंट लिख के समझा देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स पे ना लें। द प्रॉपर्टीज of elements are mostly like that of most abundant isotope of that element। तो कुछ भी इस पॉइंट में ये बहुत सिंपल सा है कि एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस एलिमेंट के अबंडेंट आइसोटोप से मैच करती हैं। तो जैसे हम हाइड्रोजन की मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है इसका जो अबंडेंट आइसोटोप है वो हमारे पास क्या है, प्रोटियम। तो हाइड्रोजन के जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो प्रोटियम के क्लोज होंगे। तो इस तरह हम और भी इसकी एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे कि कार्बन में जो कार्बन 12 है उसके 98.893 अबंडेंस और कार्बन 13 की 1.107 है। तो फिर कार्बन की जो एलिमेंट होगी उसकी जो होगी प्रॉपर्टीज होगी वो कार्बन के एलिमेंट की वो कार्बन 12 से मैच करेगी। इस तरह और भी इसके हम बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये था हमारी एक जो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के कुछ मजीद फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह उनको समझा देता हूँ। फैक्ट्स अबाउट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो ये भी बच्चों बहुत सिंपल है कि नेचर जो है उसमें हमारे पास 280 डिफरेंट आइसोटोप से ज्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो देयर आर अबाउट 280 different isotopes that occur in nature। तो नेचर में हमारे पास 280 डिफरेंट आइसोटोप से ज्यादा आइसोटोप पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो बच्चों 280 से ज्यादा जो आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं इनमें से जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। तो आउट ऑफ 280, तो ये मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया कि नेचर में हमारे पास 280 डिफरेंट आइसोटोप से ज्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो अब ये जो 280 हमारे पास आइसोटोप्स हैं इनमें से जो 40 होते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। देयर आर अबाउट 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो 280 जो आइसोटोप्स पाए जाते हैं नेचर में उनमें से जो 40 होते हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। तो ये था हमारे पास फैक्ट्स। कुछ और फैक्ट्स भी होते हैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ
कि जो होते हैं ना हमारे पास 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, वो हमने आर्टिफिशियली हमने बनाए हैं। तो पहले तो ये नेचर की बात थी, अब आर्टिफिशियली जो हमने बनाए हैं वो हमारे पास बच्चों कितने हैं, आर्टिफिशियली जो है वो मोर ओवर 300 अनस्टेबल radioactive isotopes have been produced. 300 unstable radioactive isotopes have been produced through artificial disintegration in न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये है हमारे पास 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हमने प्रोड्यूस किए हैं आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो 280 हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते थे, उन 280 में से 40 रेडियोएक्टिव आइसोटोप थे और हमने 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस किए हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन करके। तो अब ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसके अलावा 2-3 और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो ओड एटॉमिक नंबर वाले जो होते हैं ना बच्चों हमारे पास एलिमेंट्स, ओड एटॉमिक नंबर वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो जो होते हैं उनके मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। तो ओड नंबर वालों के हमारे पास 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से भी याद रख लेना, जैसे कि एलिमेंट्स विद ओड atomic number almost have two stable isotopes। तो ये है हमारे पास के जो और एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं और एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं मैक्सिमम, और जो इवन वाले होते हैं उनके बहुत ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं। तो एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर यूजुअली have many isotopes के जो इवन हमारे पास होते हैं बच्चों, इवन एटॉमिक नंबर वाले जो होते हैं एलिमेंट्स उनके हमारे पास आइसोटोप्स ज्यादा होते हैं। इवन एटॉमिक नंबर वालों के आइसोटोप्स ज्यादा होते हैं, जो और एटॉमिक नंबर वाले होते हैं उनके हमारे पास 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं मैक्सिमम। तो इसके अलावा जो है फैक्ट्स ऑफ आइसोटोप्स के बारे में एक और फैक्ट भी है कि जिनका मास नंबर 4 होता है, जो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, वो हमारे पास ज्यादा अबेंडेंट होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि वो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर आइसोटोप जो होता है जिनका मास नंबर 4 या 4 का मल्टीपल हो, वो हमारे पास ज्यादा अबेंडेंट होते हैं। तो आइसोटोप्स जो होते हैं, isotopes with mass number of 4 or multiple of 4 are most abundant। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, जैसे ऑक्सीजन है उसका 16 होता है तो वो है मल्टीपल ऑफ 4 उसका मास नंबर। मैग्नीशियम का 24 मास नंबर होता है वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। सिलिकॉन का होता है 28 वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है।
उसके अलावा कैल्शियम का 40 होता है, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। आयरन का 56 होता है, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो ये जो मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं वाले जो मास, वो आइसोटोप जो जिनका मास नंबर 4 या मल्टीपल ऑफ 4 होता है वो अबंडेंट होता है। तो ये कैसे अबंडेंट होता है, इसकी एग्जांपल ये है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है, उसके अलावा मैग्नीशियम होती है, उसके अलावा सिलिकॉन होती है, उसके अलावा कैल्शियम होती है, और उसके अलावा जो हमारे पास आयरन है। तो ये वाले जो बच्चों 5 हैं, ये वाले जो बच्चों 5 आइसोटोप्स होते हैं, ये वाले जो होते हैं, इनका बच्चों जो 8 क्रस्ट है उसमें ये 50% तक पाए जाते हैं। तो ये 50% तक होते हैं 8 क्रस्ट का। 8 क्रस्ट का ये 50% होते हैं। ये जो 5 हैं ये सारे मल्टीपल ऑफ 4 हैं। तो इससे आप ध्यान में रख लें कि आइसोटोप जिनका मास नंबर 4 होता है या मल्टीपल ऑफ 4 होता है वो कितने ज्यादा अबंडेंट होते हैं। तो आइसोटोप जो कि मास नंबर 4 या मल्टीपल ऑफ 4 रखते हैं वो अबंडेंट होते हैं। और जो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन होते हैं ये 8 के क्रस्ट का तकरीबन 50% बनाते हैं। तो हाँ बच्चों, जो शुरू में मैंने आपको बताया था इफेक्ट्स में नेचुरल आइसोटोप्स के मैंने आपको बताया था कि 280 जो होते हैं नेचर में डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। उन 280 नेचुरल आइसोटोप्स में जो होते हैं वो हमारे पास 154 जो होते हैं वो इवन मास नंबर वाले और इवन एटॉमिक नंबर वाले होते हैं। तो आउट ऑफ 280 नेचुरल isotopes, out of 280 natural isotopes, 154 have even mass number and even atomic number के 280 नेचुरल आइसोटोप्स में से 154 जो होते हैं वो इवन मास नंबर और इवन एटॉमिक नंबर रखते हैं। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि हमने आपको बताए रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। तो इसके बाद ये जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है बच्चों, ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो इसमें आप आखिर पे एक बात आपकी बुक में बताई हुई है कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट क्या होते हैं। तो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट क्या होते हैं आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये हमारे पास मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका हमारे पास सिर्फ एक आइसोटोप हो। तो एलिमेंट्स हैविंग only one isotope are called monoisotopic element। और इसकी जहाँ तक एग्जांपल्स की बात है तो इसकी बहुत सारी मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट की हम एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक आर्सेनिक है बच्चों, जिसके हमारे पास मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स की लिस्ट में आता है। उसके अलावा फ्लोरीन भी आता है और भी बच्चों बहुत सी हैं, आयोडीन है और वोल्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट के केस में दे सकते हैं जो कि सिर्फ एक ही आइसोटोप रखते हैं। तो ये थी बच्चों हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। आप आखिर में मैं आपको कुछ एलिमेंट और बता देता हूँ और उनकी आइसोटोप्स और रिलेटिव अबंडेंस भी बता देता हूँ। जैसे कि बच्चों हाइड्रोजन आती है, हाइड्रोजन का तो पहले भी बता चुका हूँ। इसका आइसोटोप होते हैं ये H1 और H2 और इनकी जो होती है H1 होता है उसकी 99.985% अबंडेंस होती है और H2 की 0.015% अबंडेंस होती है। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कार्बन की। तो कार्बन की 12 और 13 ये जो होते हैं हमारे पास ज्यादा होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वन कार्बन 12 उसकी हमारे पास अबंडेंस होती है
893 और सेकंड वाले जो है कार्बन 13 उसकी 1.107 होती है। नेक्स्ट हमारे पास हम एग्जांपल दे सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो होती है बच्चों, नाइट्रोजन हमारे पास उसके जो आइसोटोप होते हैं N14 होता है और N15 होता है। तो N14 का हमारे पास 99.634 तक होती है परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस, और नाइट्रोजन के जो ये N15 होता है इसकी 0.366 होती है। अब हम और भी इसमें एग्जांपल दे सकते हैं ऑक्सीजन के जो होते हैं वो 16, 17 और 18 होते हैं आइसोटोप्स, और इसकी जो ऑक्सीजन 16 होता है इसकी 99.759 तक होती है अबंडेंस। जो ऑक्सीजन 17 होती है उसकी 0.037 होती है अबंडेंस, और जो लास्ट वन है ऑक्सीजन 18 उसकी 0.204 होती है। और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि सल्फर है, तो सल्फर 32, सल्फर 33, सल्फर 34 और सल्फर 36 ये होते हैं इसके हमारे पास सल्फर के आइसोटोप। सल्फर 32, 33, 34 और 36। जो 32 होता है बच्चों उसकी हमारे पास 95.0 होती है अबंडेंस। जो सल्फर 33 होता है, सल्फर 33 की बच्चों हमारे पास 0.76 होती है, और सल्फर 34 की हमारे पास 4.22 होती है, और सल्फर 36 की 0.14 होती है। और इसके अलावा बच्चों हम क्लोरीन की भी एग्जांपल दे सकते हैं और ब्रोमीन की भी एग्जांपल दे सकते हैं। जो क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं Cl, क्लोरीन के 35 होता है और एक 37 होता है। ये दो आइसोटोप्स होते हैं। जो फर्स्ट वन है 35 वाला, उसका जो हमारे पास अबंडेंस होती है वो हमारे पास होती है ये है 75.53%, और जो सेकंड वाला है 24.47। और जो ब्रोमीन है इसकी अब आपने कमेंट सेक्शन में सर्च करके मुझे बताना है। मुझे तो पता है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका कितना इंटरेस्ट है। तो इसके आपने नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी बताने हैं, उनके नेम इस तरह लिखने हैं कमेंट सेक्शन में, और उनकी अबंडेंस भी बतानी है। तो जो सही बताएगा उसको मैं रिप्लाई करूंगा, जो गलत बताएगा उसको भी रिप्लाई करूंगा प्रोडक्शन के लिए। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि आपको पसंद आया होगा। तो ये मैंने आपको इसमें आखिर पे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर की जो है और क्लोरीन की जो आइसोटोप्स के बारे में भी बताया है, और परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस के बारे में भी बता दिया था। ब्रोमीन का मैंने आपको कहा है कि ये आपने सर्च करना है, इसके आइसोटोप्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनकी अबंडेंस कितनी होती है, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिसका सही होगा उसको भी रिप्लाई करूंगा, और जिसका गलत होगा उसको भी रिप्लाई करूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को सारा डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो मजीद भी मिलती रहें। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।